जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो ज़्यादातर हर एक स्टूडेंट का रहता है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वरी करता है। यानी कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या मतलब केस लॉ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या केस लॉ लिखें तो कितने लिखें, ठीक है, क्या कोई नंबर ऑफ केस होना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप एक टॉपिक तैयार कीजिए, क्वेश्चन तैयार मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक में सब कुछ आ जाता है। ठीक। दूसरा, जब आप टॉपिक तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले एक फ्रेमिंग निकालिए, यानी कि उस टॉपिक में क्या क्या आप मेंशन कर सकते हो उसकी एक फ्रेमिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आप उसमें कुछ भूल भी जाएं तो फ्रेमिंग से आपको याद आ जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें फ्रेमिंग की जैसे हेडिंग भूल जाते हैं हम, ठीक है, कि क्या हेडिंग होगी, और जैसे ही हमें वो शब्द क्लिक करता है तो अंदर का अपने आप याद आ जाता है। लेकिन अगर हम फ्रेमिंग तैयार नहीं करेंगे तो अंदर का याद आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फ्रेमिंग कैसे तैयार कर सकते हो आप? जैसे सबसे पहले आप ये देखिए, क्या जो टॉपिक आप कर रहे हो उसमें उसका कोई मीनिंग बताया गया है, तो मीनिंग से आप शुरू कर सकते हो कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। दूसरा, फिर आप देखिए कि क्या उसकी कोई डेफिनेशन है, क्या उसकी कोई परिभाषा है। अब डेफिनेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक तो किसी के अकॉर्डिंग कि कोई जूरिस्ट है, ठीक है, उसने अपने शब्दों में उसको उस टॉपिक को या उस शब्द को परिभाषित किया है। दूसरा, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें आप वो आंसर कर रहे हो, यानी कि किसी अधिनियम में उसको ऑलरेडी किसी सेक्शन में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगर दोनों ही डेफिनेशन आपके पास है तो दोनों मेंशन कर सकते हो, वरना अगर अनकोडिफाइड लॉ है और कहीं उसको डिफाइन नहीं किया गया है तो अकॉर्डिंग किसी के, और अगर सेक्शन में उसको डिफाइन किया गया है तो सेक्शन के अकॉर्डिंग आप उस डेफिनेशन को लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बारे में कोई मेन प्रोविजन दे रखा है तो उस प्रोविजन के बारे में आप लिखोगे, जैसे किस सेक्शन में, ठीक है, किस सेक्शन में ये कहा है, किस एक्ट में ये डील करता है। अगर उसको किसी के साथ रीड विद करना है तो वो सारी चीजें आप वहां पर मेंशन करोगे, ठीक। अब आप देखते होंगे कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको हेडिंग में बदल सकते हो कि एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, और उस एसेंशियल पॉइंट्स के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात आती है, ठीक है, कि क्या केस लॉ लिखना जरूरी है, और केस लॉ लिखें तो क्या हेडिंग के साथ या टॉपिक के साथ लिखना जरूरी है या बाद में सारे केस लॉ लिख लें। तो याद रखो कि बहुत बार क्या होता है कि एक टॉपिक ऐसा होता है कि जो केस लॉ है वो उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको आप बाद में मेंशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने बताया एसेंशियल पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। तो सपोज करो इसमें 4 एसेंशियल पॉइंट्स हैं, तो हर एक एसेंशियल पॉइंट को एक केस लॉ क्या करता है, डिटेल में बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो अब ये केस लॉ आप बाद में लिखो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, उस एसेंशियल पॉइंट्स के साथ ही उस केस लॉ को मेंशन करना है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आप लिखोगे उनके साथ उनके केस लॉ आप लिखोगे, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कोई एसेंशियल पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा होता है कि उस टॉपिक को जब एक्सप्लेन करते हो तो हमें केसेस की आवश्यकता होती है, ठीक है, और वो जब एक्सप्लेन आप करते हो तो नंबर वाइज केसेस आते हैं, यानी कि आप उन केसेस को आगे पीछे नहीं लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेंडमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं डील करूं यहां पर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अमेंडमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखोगे केस की एक श्रृंखला है कि पहले केस में क्या कहा गया, दूसरे में क्या कहा गया, तीसरे में क्या कहा गया। अब आप जो लास्ट का केस है उसे उठाकर स्टार्टिंग में नहीं रख सकते हो,
वो आप लास्ट में बताओगे। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट बताता है, ठीक है, और बताता है कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या केस लॉ आए, क्या और केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट की क्या अप्रोच रही। तो वो अप्रोच आप उसी सीक्वेंस में बताओगे जिस सीक्वेंस में वहां पर है, और आपको वहां केस लॉ को मेंशन करना उतना ही जरूरी हो जाता है। और वहां आप ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते कि 2 केस लॉ लिख दो, बात खत्म। नहीं, अगर वो पूरी कहानी केस लॉ के थ्रू ही चल रही है तो आपको सारे ही केस लॉ वहां पर बताने आवश्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो केस लॉ की जो अप्रोच है वो अलग अलग रहेगी सब्जेक्ट के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। अगर उसमें टॉपिक में कोई मैगजीन है, ठीक है, तो आप उस मैगजीन को भी मेंशन कीजिए। मैगजीन जैसे अगर आप इंग्लिश में है तो जैसे जो जिस लैंग्वेज में हम मैगजीन को याद करते हैं उसी लैंग्वेज में लिखनी है। इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में उसका मीनिंग बताइए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप उसका हिंदी में मीनिंग बताइए, पर मैगजीन को आप लैटिन लैंग्वेज में ही लिखोगे, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में लिखने से काम नहीं चलेगा। इसमें जैसे अगर आप रेस जुडिकाटा पढ़ते हो तो वहां 3 मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तीनों ही मैगजीन आपको लैटिन लैंग्वेज में ही आंसर में लिखनी होगी ताकि आपका आंसर इफेक्टिव बने, ठीक है। अब जब आप एक टॉपिक की ये फ्रेमिंग तैयार कर लोगे, जैसे मीनिंग, एक शब्द यहां लिख लीजिए, परिभाषा के की पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है, प्रोविजन सेक्शन आपको पता हो, ठीक है, 1 2 3 जितना भी है। रीड विद अगर किसी के साथ करना है तो उसको आप कर सकते हो। जैसे अगर आप सीपीसी से डील कर रहे हो तो सीपीसी में जब कुछ सेक्शन के बारे में आप बताते हो तो बहुत सारे सेक्शन ऑर्डर और रूल्स के साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है, तो आपको हर एक रूल और हर एक ऑर्डर उस टॉपिक से रिलेटेड यही मेंशन कर लो। वहां पर क्या होगा कि जैसे अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ ये फ्रेमिंग देखने की जरूरत है कि यहां पर एसेंशियल में भी आप की पॉइंट्स लिखो, ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि जब आप सुन लोगे, अपने मेंस के नोट्स बना लोगे, उनको कई बार रीड कर दोगे, तो इसकी ही आवश्यकता होगी कि आपको क्विक रिवीजन याद हो जाए ताकि आपको सब कुछ पेपर में आपको लिखने के लिए ये बताओ कि अच्छा इसके बाद मुझे ये हेडिंग, ये केस लॉ लिखना है, ठीक है। तो ये जो नोट्स होंगे ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, फ्रेमिंग में भी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपकी फ्रेमिंग होगी, किसके बाद क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर उस टॉपिक में कोई निष्कर्ष है तो आप निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन भी उसका दे सकते हो, ठीक है। हर एक टॉपिक का कंक्लूजन नहीं होता है, लेकिन जिसका कंक्लूजन है उसका आप अपने शब्दों में कंक्लूजन भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मेंस आंसर राइटिंग की अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना कि कोई एक फिक्स फ्रेमिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां किस तरीके से आपको उसको लिखना है आंसर राइटिंग को। जैसे मैंने बताया कि अगर आप अमेंडमेंट का इतिहास पढ़ोगे तो अलग है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर भी केस लॉ के थ्रू आपको बताना होता है, अमेंडमेंट के थ्रू आपको बताना होता है, ठीक है। वहीं अगर आप जैसे सपोज करो हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में कोई डाइवोर्स का टॉपिक पढ़ रहे हो तो सीधे सीधे है, ठीक है, वहां कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि केस के थ्रू ही वो एक्सप्लेन होगा, ठीक है। केस आते हैं उसमें जो मेंशन किया गया है कि ग्राउंड क्या है वहां वो लिखोगे, अप्रोच लेकिन चेंज हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप टोर्ट, ठीक है, टोर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक है, वहां केस से ही एक्सप्लेन होती हैं सारी चीजें, वहां अगर आप केस लॉ नहीं लिखोगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन सारा केस पर आधारित है, तो वहां तो एक एक बात आपको केस लॉ के थ्रू कहनी पड़ती है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको अपनी अप्रोच को ध्यान रखना है और चेंज करना है, जिससे आप क्या करो एक बेटर आंसर राइटिंग निकाल सको। लेकिन जो भी आपकी अप्रोच रहे उसको एक फ्रेमिंग जरूर दीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो, और ये जो टॉपिक या क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो इसमें क्या क्या चीजें कवर हो सकती है। तो सबसे पहले उसकी ब्रीफ में फ्रेमिंग कीजिए और बाद में आप उसको डिटेल में लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके लिए हम वही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.